हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे और ये आर्टिकल लिखा गया है हिंदी को लेकर के होने वाले झगड़े पे। बहुत सारी साउथ की स्टेट्स हैं, खास करके तमिलनाडु, जहाँ पे सरकार का ये दबाव है सेंटर का कि वो अपने स्कूलों में हिंदी को एक मैंडेटरी लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाएं। लेकिन सदर्न स्टेट्स जो हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो इस दबाव के चलते रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं फेडरलिज्म के अंदर, ये आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे आज। क्लास के लास्ट में एक क्विज है जिसमें 10 क्वेश्चंस है, आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ग्रामर को, वोकैब को, रीडिंग को, हर एस्पेक्ट को अपने बेसिक से कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है ऐसे @YourEnglishTutor, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ग्रुप ही ज्वाइन करना जिसमें 28-30 हज़ार लोग हैं, वही ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। साथ ही अपने एग्जाम्स की और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं वाईटी ऐप को। और कर क्या सकते हैं, कर ही लेना, आपकी अपनी ऐप है। ऐप के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिल जाते हैं कोर्सेज। प्रीमियम कोर्सेज है लेकिन नाम भर के प्रीमियम है, फीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है। जैसे कि राइटिंग का कोर्स अभी वैलेंटाइंस के मौके पे 475 में कोर्स अवेलेबल है। 60 घंटे के अंदर इंग्लिश में आप लिखना सीख सकते हैं। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस कोर्स में आप देखेंगे कि हर एस्पेक्ट को राइटिंग के कवर करवाया गया है। फिर कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रेसी है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसी तरीके से आपको ऐप पे मिल जाएगा यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स। इसको भी कोड लगा करके आप 1299 में अवेल कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको मिलता है यूपीएससी की इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड, फिर चाहे वो आंसर राइटिंग हो, प्रेसी हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर वो ग्रामर या वोकैब के पोर्शंस हो। ऐप के ऊपर आपको बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें बैंक एसएससी के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है। चलिए, लिंक इज इन कमेंट सेक्शन, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप इस पर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, कह रहे अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म। देखिए, अंडरमाइन करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, ये वर्ड अभी डिटेल में आपको सिखाएंगे। फेडरलिज्म होता है संघवाद या संघीय व्यवस्था जिसमें एक सेंटर हो और उसके चारों तरफ स्टेट्स हों। जैसा इंडिया में आप देखते हैं, जैसा अमेरिका में आप देखते हैं, स्टेट्स का अपना सिस्टम अलग होता है, सेंटर का अपना सिस्टम अलग होता है। कह रहे जी, ये जो फेडरलिज्म का सिस्टम है जो संविधान से हमें मिला है, इसको अंडरमाइन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कमज़ोर बनाया जा रहा है। सरकार ऐसा चाहती है कि स्टेट्स जो हैं वो भी सेंटर से ही कंट्रोल्ड हों, स्टेट्स की अपनी खुद की कोई ऑटोनॉमी ना हो। ऑटोनॉमी का मतलब है आज़ादी। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ देखते हैं, किसका सेंट्रलिज्म, किसका फेडरलिज्म अंडरमाइन हो रहा है। कह रहे जी, सेंट्रल फंडिंग फॉर स्टेट्स इन एजुकेशन शुड बी डीलिंक्ड फ्रॉम द एनईपी। कह रहे जो सेंट्रल फंडिंग है मतलब केंद्र सरकार से आने वाला पैसा है, फंडिंग मतलब पैसा। और किन स्टेट्स के लिए या किसके लिए, कह रहा स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए एजुकेशन या शिक्षा के फील्ड में। कह रहा ये डी लिंक्ड होनी चाहिए, ये अलग होनी चाहिए, इसका लिंक टूट जाना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से या एनईपी से। आपको पता है शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट में आता है। सेंटर भी इस पर कानून बना सकता है और स्टेट्स भी बना सकती हैं। तो सेंटर से हर साल हर स्टेट को कुछ फंडिंग जाती है शिक्षा के नाम पे। कह रहा है इस फंडिंग को नेशनल एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं देना है, क्योंकि कई स्टेट जो हैं वो अपनी खुद की एजुकेशन पॉलिसी चलाती हैं, तो उनको एनईपी से कोई कनेक्शन नहीं है। समझ गए ना। तो तमिलनाडु में ऐसा ही केस है, एनईपी वहाँ लग नहीं रही और पैसा भी सेंटर इसी बहाने, एनईपी के बहाने दे नहीं रहा। चलिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारे आर्टिकल्स कर चुके हैं, थोड़ा पढ़ लेना नेट से ये क्या है। इसमें हिंदी पे पुरजोर दिया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में। सेंट्रल फंडिंग सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी शुड बी डिलिंक्ड फ्रॉम। डिलिंक्ड होना, किसी चीज़ का रिश्ता तोड़ दिया जाना, उसको अलग कर देना, लिंक उसका कनेक्शन तोड़ देना। आगे बढ़े, जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालते हैं। ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। चलिए वोकैब शीट है, शुरू करते हैं इंडिग्नेशन से। इंडिग्नेशन ऐसा एंगर या गुस्सा है जो आपको लगे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, तब आपको आता है।
इसको इनडाइजेशन से भी जोड़ के रख सकते हैं। इनडाइजेशन यानी अपच। तो वही चीज़ है जो आपको पचे नहीं, आपको लगे यार कि गलत कैसे हुआ मेरे साथ, सब ने हेलमेट नहीं पहना था, मुझे क्यों पकड़ा। तो इस तरह का जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको बात हजम ना हो, अपच हो, तब आपको इंडिग्नेशन होता है। तो इनडाइजेशन से अगर आप जोड़ के रखेंगे तो ये वर्ड याद रहेगा। द इंसिडेंट गेव राइज टू पब्लिक इंडिग्नेशन। इस घटना ने लोगों के गुस्से को या इंडिग्नेशन को राइज किया या बढ़ाया। और किस चीज़ को लेके? ओवर लैक ऑफ सेफ्टी फॉर विमेन, औरतों के लिए लैक ऑफ सेफ्टी को लेकर के। फ्यूरी, रेज, रिजेंटमेंट सभी सिनोनिम्स हैं इंडिग्नेशन के। यू विल सी द वर्ड इंडिग्नेशन इन द आर्टिकल टुडे। आज आप इस वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट है जी ब्लेटेंट। ब्लेटेंट क्या होता है? जो चीज़ खुलेआम हो रही हो और जोर शोर से हो रही हो। गलत चीज़ों के लिए ब्लेटेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं होगा। आप खुलेआम जोर जोर से पढ़ाई कर रहे हो मान लो घर में बोल बोल के, तो वो ब्लेटेंट पढ़ाई नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म ओवर द थ्री फार्म बिल्स। सरकार ने फेस किया है, सामना किया है खुलेआम और जोर शोर से होने वाले क्रिटिसिज्म का 3 फार्म बिलों को लेके, कृषि कानूनों को लेके। अब ये जो जोरों शोरों से जो चीज़ें होती हैं, जिसमें है ना बहुत एंथुसियाज्म होता है, ऐसी चीज़ों को स्ट्राइडेंट, क्लैमरस, कैकोफोनस, मुझे पता है थोड़े एडवांस वर्ड्स हैं, लेकिन एडवांस तभी तक है जब तक आप क्लासेस में रेगुलर नहीं हो। कैकोफोनस यानी जिसमें आवाज़ बहुत कान में चुभे। वॉसिफरस भी बिल्कुल वैसा होता है। वहमंड जिसमें बहुत सारा जील हो, एंथुसियाज्म हो। तो ये शोर मचाने वाले वर्ड सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है। यू विल सी द वर्ड ब्लेटेंट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला अपने पास वर्ड है नॉन निगोशिएबल। देखिए निगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव, और वो चीज़ नॉन निगोशिएबल है जिस पे कोई मोल भाव या बहस या कोई डिस्कशन की ही नहीं जा सकती। जैसे हेलमेट्स आर नॉन निगोशिएबल फॉर राइडर्स। हेलमेट जो हैं उन पे कोई बहस नहीं है राइडर्स को लेकर के। मतलब ऐसा नहीं है आप ऐसा बोलो कि मैं तो घर से आधा किलोमीटर दूरी गया था तो हेलमेट की क्या ज़रूरत नहीं। अगर आप बाइक पर बैठे हो तो आपके जीवन को खतरा है तो आपको हेलमेट पहन ही लेना चाहिए, आधा किलोमीटर हो चाहे 500। तो ये नॉन निगोशिएबल है। तो ऐसी हर एक चीज़ नॉन निगोशिएबल होगी जिस पे कोई एडजस्टमेंट ना हो सके। इसको अनकॉम्प्रोमाइजिंग एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड नॉन निगोशिएबल इन द आर्टिकल टुडे। बहुत आसान वर्ड है। सेकेंड लास्ट वर्ड है अपने पास एक्सपीडियंट। देखिए एक्सपीडियंट का मतलब होता है जो मौके की या वक्त की ज़रूरत के हिसाब से सही हो, जो सूटेबल हो, प्रैक्टिकल हो, सिद्धांतवादी ना हो, जो समझ गए ना प्रैक्टिकबिलिटी के हिसाब से हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडियंट। अ माइजर वुड नॉट स्पेंड मनी इवन व्हेन इट इज एक्सपीडियंट टू स्पेंड। एक कंजूस, एक माइजर पैसा खर्च नहीं करेगा यहाँ तक कि जब ये प्रैक्टिकल हो कि आप पैसा जो है स्पेंड करें। एक्सपीडियंट मतलब प्रैक्टिकल, मतलब जब एकदम व्यवहारिक तौर पे कहीं पैसा खर्च करना हो वहाँ भी वो खर्च नहीं करेगा, है ना, एक्सपीडियंट। द कंपनी इज ट्राइंग टू अप्लाई इट्स लेटेस्ट इन्वेंशन इन एक्सपीडियंट वे। कंपनी कोशिश कर रही है कि वो अप्लाई करें अपनी सबसे नई खोज को, इन्वेंशन को एक प्रैक्टिकल वे में। कोई ऐसी चीज़ आपने इन्वेंट कर दी जो वैसे बड़ी कूल है सुनने में, देखने में, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, तो आप चाहोगे ना उस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली इस्तेमाल करूं। तो कंपनी भी चाहती है कि अपनी नई इन्वेंशन को प्रैक्टिकल वे में इस्तेमाल करे। तो चलिए प्रैग्मेटिक इसका सिनोनिम अब आर्टिकल में देखेंगे। बड़ा प्यारा वर्ड है ये। लास्ट वर्ड है अपने पास डेबिलिटेट। बहुत दिनों से वर्ड लगातार आ रहा है। ऐसी चीज़ डेबिलिटेट करती है आपको जो आपको कमज़ोर बनाए या फिर अपाहिज बनाए। मैंने इस वर्ड को हमेशा आपको जोड़ के बताया है दांत के दर्द से। अगर आपकी कभी जाड़ वाड़ में दर्द हुआ हो तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, है ना, आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, मोबाइल देखने का मन भी नहीं करेगा। तो ये जो जाड़ में पेन होता है वो होता है डेबिलिटेटिंग पेन, कमज़ोर या अपाहिज बना देने वाला दर्द। ठीक है, तो डेबिलिटेट, यू विल सी द वर्ड आर्टिकल इन द आर्टिकल। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबी खिंची हुई हड़तालों ने अपाहिज बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है इंडस्ट्री को। डेबिलिटेट को वीकन, पैरालाइज, इम्पेयर, क्रिपल और अंडरमाइन से भी बताते हैं। ध्यान देना, अंडरमाइन, माइन यानी सुरंग, अंडर यानी नीचे। आप जहाँ खड़े हो, जिस ज़मीन पे खड़े हो, मैं उसके नीचे अगर एक सुरंग खोद दूँ तो आपको गिराने का काम कर रहा हूँ। और यही होता है डेबिलिटेट करना, अंडरमाइन करना, किसी को कमज़ोर बनाना, नीचे गिराना।
चलिए एक समरी आपको आर्टिकल की दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए 1935 के दशक से तमिलनाडु में ये मांग रही है कि हमें तमिल को अपने बच्चों को पढ़ाना है। दूसरी लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को पढ़ाएंगे क्योंकि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, केंद्र सरकार ने, जिसमें हिंदी को मैंडेटरी कर दिया। इस बात पे तमिलनाडु और सरकार की रस्साकशी जारी है। रिसेंटली सरकार ने जो एजुकेशन का बजट है जो केंद्र सरकार से राज्यों को जाता है, उसमें नेशनल एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तमिलनाडु का सारा पैसा रोक लिया। अब इससे क्या हो रहा है, तमिलनाडु में एजुकेशन का स्तर गिरेगा क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल फंडिंग अब नहीं आएगी। जो मिड डे मील आते हैं, ये सब चीज़ सेंटर से आती है, सारा पैसा अब जो इसका रुक चुका है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि सेंटर जो है अपने पैसे का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, और तमिलनाडु को मजबूर किया जा रहा है उसकी रीजनल लैंग्वेज को छोड़ने के लिए। हिंदी का कहीं भी भारतीयता से या राष्ट्रीयता से कोई कनेक्शन नहीं है। आप तमिल, आंध्रा, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और बंगाली बोल कर भी भारतीय हो सकते हैं, है ना। तो ये हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए, जो हिंदी बोलेगा वही इंडियन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की टोन है क्रिटिकल और इंडिग्नेटिंग। इंडिग्नेशन यानी वो गुस्सा आता है जब आपको एंगर आता है ना कि मेरे साथ गलत हुआ, वैसी टोन वाला आर्टिकल है। और क्रिटिकल है, सरकार को क्रिटिसाइज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिमाग को खोल के पढ़ना आप इसको, ऐसा सोच के मत पढ़ना कि मैं उत्तर भारत से हूँ और यहाँ हिंदी चलती है तो पूरे दुनिया में हिंदी बोली जाए पूरे भारत। इसको दिमाग के दरवाजे खोल के पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसकी एक रीडिंग लो और देखो क्या कहना चाह रहा है, मीनिंग निकालो। चलो खुद से पॉज करके पढ़ना है ना। कह रहे जी, वाई विदहोल्डिंग तमिलनाडु सेंट्रल शेयर ऑफ समग्र शिक्षा फंड्स फॉर रिजेक्टिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। द यूनियन गवर्नमेंट इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स टू कोअर्स स्टेट्स इनटू सबमिशन। कह रहा है जी विदहोल्ड करके, विदहोल्ड करना क्या होता है, विद मतलब साथ में, होल्ड करना मतलब पकड़ना। किसी चीज़ को अपने पास ही पकड़ के रख लिया, आगे जाने नहीं दिया। कह रहा है जी अपने पास में पकड़ के रख के या देने से मना करके, विदहोल्ड करके, तमिलनाडु के सेंट्रल शेयर को, जो सेंटर से पैसा जाता है, और किसका, SSS नाम की स्कीम का, समग्र शिक्षा स्कीम इसको बोलते हैं। इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी, छोटे बच्चों के एजुकेशन, हायर एजुकेशन। कह रहा है जी तमिलनाडु का सेंटर का केंद्र सरकार से जो मदद आती है सभी स्टेट्स को जाती है, तमिलनाडु का हिस्सा रोक करके। और क्यों रोका, रिजेक्ट करने के लिए, मना करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, NEP को, क्योंकि तमिलनाडु ने बोला हमें ये पॉलिसी नहीं चाहिए। कह रहा है ऐसा करके ना हमारी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लेक्स कर रही है अपनी मसल्स को, शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और क्यों, ताकि ये कोर्स कर सके, फोर्स कर सके, दबाव डाल सके सारी स्टेट्स या राज्यों को सबमिशन में या सरेंडर करने पे। समझ गए। चलिए सेंटर सब्जेक्ट है आपका यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार होगी, सेंटर बोल सकते हैं। इज फ्लेक्सिंग इसकी वर्ब है, फ्लेक्स करना अपनी मसल्स को। जब आप अपने ऐसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक फुला के दिखाते हो ना किसी को, आप किसी को ये दिखाना चाहते हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मुझ में कितनी स्ट्रेंथ है, तो फ्लेक्स योर मसल्स का मतलब यही होता है कि अपना शक्ति प्रदर्शन करना, अपना पैसा, किसी भी चीज़ के अंदर जहाँ आप आगे हैं वो किसी दूसरे को शो ऑफ करना। तो सेंटर पैसों में आगे हैं तो तमिलनाडु को अपना पैसा दिखा रहा है। चलिए, कोर्स समवन इनटू समथिंग या फिर फोर्स समवन इनटू समथिंग, किसी भी इंसान को किसी काम के लिए मजबूर करना, ठीक है। तो इसको कोर्स किया जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है कि आप सबमिशन कर दें, सरेंडर कर दें। चलिए, विदहोल्ड करना आप देख चुके हैं, किसी चीज़ को पकड़ के रख लेना, आगे ना जाने देना या जाने से मना कर देना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए, आराम से पढ़ते जाओ, कहानी की तरह प्रोसेस करो। चलिए, कह रहा है जी दिस मूव ऑल्सो अंडरमाइंस द इंटेंट ऑफ द समग्र शिक्षा स्कीम 2018 या 19 विच कंसोलिडेट्स द सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। कह रहा है ये जो मूव है, ये जो हरकत है सेंटर की, तमिलनाडु का पैसा रोक लिया, कह रहा है ये साथ ही साथ अंडरमाइन करती है, कमज़ोर बनाती है, वीकन करती है। अंडरमाइन करना, किसी को कमज़ोर बनाना।
इंटेंट को, इरादे को, लक्ष्य को जो है SSS स्कीम का, समग्र शिक्षा स्कीम का 2018-19 की स्कीम है। और ये वही स्कीम है जो कंसोलिडेट करती है या जोड़ देती है, मिला देती है 3 स्कीमों को। पहली स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, आपने सुना होगा, 8वीं तक के बच्चों के लिए सरकार की फंडिंग आती है, सबके लिए एजुकेशन फ्री। दूसरी स्कीम है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये 9वीं से लेकर के 12वीं के बच्चों के लिए अलग से स्कीम चल रही है, इनकी अच्छी पढ़ाई हो। और तीसरी स्कीम क्या है? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें टीचर्स को पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। तो ये तीनों स्कीमों को मिला करके हमने 18-19 में समग्र शिक्षा स्कीम बनाई थी। और ये जो सरकार की हरकत है, इससे तमिलनाडु में समग्र शिक्षा का इंटेंट अंडरमाइन हो जाएगा। सेंटेंस का मीनिंग समझ आया ना? दिस मूव सब्जेक्ट है, अंडरमाइंस इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इंटेंट यानी इरादा, इंटेंशन। कंसोलिडेट करना, चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ ले आना। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए है। जैसे आपके पास 5 अकाउंट्स में 500 रुपये रखे हैं बैंक अकाउंट्स में, आपको कोई खर्चा करना है, कुछ मंगाना है अमेजोन से, तो आपने क्या किया? 500 अकाउंट से इकट्ठा किए और 2500 रुपये एक अकाउंट में इकट्ठे कर लिए। तो ये जो आपने एक्शन किया, ये आपने कंसोलिडेट किया अपने पैसे को, है ना, अलग अलग अकाउंट से एक अकाउंट में ले आए। चलिए, कह रहे द स्कीम वॉज डिजाइन्ड टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल चिल्ड्रन। कह रहा है ये जो समग्र शिक्षा अभियान है या SSS स्कीम है, इसको डिज़ाइन किया गया था पैसिव वॉइस में। और क्यों? ताकि पक्का या सुनिश्चित किया जा सके बराबरी, इक्विटेबल एक्सेस को, और किसके लिए? क्वालिटी एजुकेशन के लिए, सभी स्कूल चिल्ड्रन को, सभी स्कूल के बच्चों को। तो ये स्कीम इसीलिए बनाई गई थी कि जहाँ कोई स्टेट गरीब है, अमीर है, कोई फ़र्क ना पड़े, स्कूल के बच्चों को 12वीं तक क्वालिटी एजुकेशन मिले, पैसा कम पड़े तो सरकार जो है, केंद्र सरकार से आपको मदद आ जाए। तो इसलिए स्कीम को बनाया गया था। चलिए, स्कीम सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वॉज डिजाइन्ड इसकी वर्ब है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। चलिए, कह रहा है जी सिंस लास्ट ईयर। सिंस मतलब तब से, और कब से? पिछले साल से। तमिलनाडु हैज़ रिपीटेडली फ्लैग्ड नॉन डिस्पर्सल ऑफ 2152 करोड़, वार्निंग दैट द फंडिंग शॉर्टफॉल हैज़ सीवियरली स्ट्रेन्ड इट्स स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अफेक्टिंग नियरली 40 लाख स्टूडेंट्स एंड 32,000 स्टाफ मेंबर्स। कह रहा जी पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर से, तमिलनाडु ने बार बार रिपीटेडली फ्लैग किया है। फ्लैग करना यानी किसी गलत चीज़ की तरफ इशारा करना, कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत हरकत हुई है, उसकी तरफ सबका ध्यान खींचना। तो तमिलनाडु ने इस गलत हरकत की तरफ फ्लैग किया है, झंडा लगा के निशान खींचा है, ध्यान खींचा है। और किसकी तरफ? नहीं डिस्बर्स किए जाने पे, नहीं दिए जाने पे 2152 करोड़। और कह रहा है ये कैसे किया है? वॉर्न करते हुए, ये चेताते हुए कि ये जो फंडिंग है, इसकी शॉर्टफॉल या इसकी कमी, इसने सीवियरली स्ट्रेन कर दिया है, बहुत बुरे से दबाव डाला है इसके स्कूल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को। स्कूल में बेंचेस पे, स्कूल में बोर्ड लगता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, तो इस पर बहुत दबाव डाला है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा। और ये काम हुआ है अफेक्ट करते हुए, प्रभावित करते हुए लगभग 40 लाख बच्चों को और तकरीबन 32,000 के स्टाफ मेंबर्स को, जिसमें टीचर से लेकर के पियोन्स तक शामिल है। तो तमिलनाडु को 1 साल हो गया, 2152 करोड़ जो इनके हक का था, जो इनको सेंटर से मिलना था फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, वो 2152 करोड़ इनको दिया नहीं। क्योंकि केंद्र सरकार ये कहती है कि तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते स्कूल में, हिंदी पढ़ाओगे तभी ये पैसा तुम्हें मिलेगा। चलिए, तमिलनाडु वो है इसकी हैज़ फ्लैग्ड, फ्लैग करना, किसी गलत चीज़ की तरफ निशान खींचना, झंडा लगा करके, लाल झंडा लगा देना, है ना। नॉन डिस्पर्सल, पहले समझो डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, भाई आपका हिस्सा आप पकड़ो, आपका हिस्सा आप पकड़ो, ये डिस्बर्समेंट है। तो नॉन डिस्पर्सल मतलब तमिलनाडु को डिस्बर्समेंट नहीं की गई, उसके हिस्से का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ये सारा काम जो तमिलनाडु ने किया वो वॉर्न करते हुए किया या फिर चेतावनी देते हुए किया कि ये जो फंडिंग की कमी है ये स्ट्रेन कर देगी। तो शॉर्टफॉल यानी कमी, ये सब्जेक्ट बनेगा, हैज स्ट्रेन्ड इसकी वर्ब है। स्ट्रेन करना, किसी चीज़ पे स्ट्रेस डालना, है ना, बोझिल करना। चलिए, कह रहे जी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर
धर्मेंद्र प्रधान हैज़ एक्सप्लिसिटली ब्लेम्ड द स्टेट फॉर द इम्पास। कह रहा है जो यूनियन के सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, इन्होंने साफ तौर पे एक्सप्लिसिट मैनर में, एक्सप्लिसिट यानी एकदम क्लियरली इन्होंने ब्लेम किया है द स्टेट को यानी तमिलनाडु को इस इम्पास के लिए, इस डेडलॉक के लिए। इम्पास होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इंप्रूवमेंट ना हो, इधर आप खड़े हो उधर आपका दुश्मन खड़ा है, ना आपने उसका कुछ बिगाड़ा ना उसने आपका कुछ बिगाड़ा, लेकिन एक दूसरे को आप देखे जा रहे हो। तो एक ऐसी गतिरोध वाली सिचुएशन को बोलते हैं इम्पास। तो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने क्या बोला है कि इस गतिरोध के लिए तमिलनाडु खुद ही जिम्मेदार है। और क्यों बोला ऐसा? डिक्लेयरिंग दैट द फंड्स विल बी रिलीज्ड ओनली इफ तमिलनाडु इम्प्लीमेंट्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन लेटर एंड स्पिरिट। ये डिक्लेयर करते हुए, ये ऐलान करते हुए कि पैसा रिलीज किया जाएगा सिर्फ तभी, ओनली, अगर तमिलनाडु इम्प्लीमेंट कर दे या लगा दे नई एजुकेशन पॉलिसी को जो लेटर एंड स्पिरिट के अंदर हो। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या होता है? लेटर मतलब अक्षर, स्पिरिट मतलब भावना। तो नई एजुकेशन पॉलिसी को अक्षरशः यानी एकदम वर्ड टू वर्ड लगाना है और उसी भावना के साथ में लगाना है जैसा कि सरकार ने बनाई है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ बीच के रास्ते निकाल लो, पॉलिसी भी लगा लो और फिर भी अपने हिसाब से काम करो, ऐसा नहीं। बिल्कुल वैसा ही लगाना है जैसा हमने बताया और उसी भावना के साथ ही आपको लगाना है, लेटर एंड स्पिरिट में आपको लगाना है। चलिए, वही बात हुई ना जो मैंने आपको समझाई थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब हिंदी पे जोर दिया जाएगा, इंग्लिश पे जोर दिया जाएगा। तमिलनाडु चाहता है कि हिंदी हमारा मैंडेटरी जो है लैंग्वेज ना बने। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर सब्जेक्ट हैं, हैज़ ब्लेम्ड इनकी वर्ब है, ये ब्लेम कर चुके हैं। ब्लेम के बाद में फोर लगा के अब बताते हैं किस चीज़ के लिए ब्लेम किया। लेकिन याद रखना, अक्यूज़ भी आता है ब्लेम के लिए, अक्यूज़ के बाद में ऑफ लगता है। तो हैज़ एक्सप्लिसिटली अक्यूज्ड द स्टेट ऑफ, आ रही बात समझ में? ब्लेम फॉर, अक्यूज ऑफ, अपने अपना प्रिपोजिशन दोनों वर्ब्स का फिक्स्ड है, मीनिंग दोनों का सेम है। इम्पास आप देख लेना, गतिरोध को बोलते हैं अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। अब एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको बहुत प्यारा सा। इस सेंटेंस को देखो, इफ़ यू विल हेल्प मी आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। अगर तुम मेरी मदद करोगे फ्यूचर में, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा। सेंटेंस में कुछ कमी दिख रही है क्या? अगर आपकी नज़र पैनी नहीं है ना तो ये सेंटेंस आपको सही लगेगा, अगर बेसिक्स आपके अच्छे नहीं हैं तो। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है भाई? इसमें दो इमेजिनरी कंडीशंस हैं। पहली इमेजिनरी कंडीशन ये है, काल्पनिक जो कंडीशन ये है, अगर आप मेरी मदद करोगे, समझ रहे हो, तो मैं आपका ग्रेटफुल होऊंगा। ये जो अगर है और फ्यूचर टेंस है, दोनों ही इमेजिन करते हैं फ्यूचर को। अगर ऐसा होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को? होगा ये भी फ्यूचर और अगर भी फ्यूचर। तो जब जब दो इमेजिनरी कंडीशन साथ में आती हैं, यानी इफ और फ्यूचर टेंस साथ में आते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर को बताता है लेकिन फ्यूचर की तरह काल्पनिक नहीं होता है। तो मुझे करना क्या है, ऐसे सेंटेंसेस में जब फर्स्ट कंडीशनल लगाओ, इसको फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। मुझे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है इफ़ के साथ में। तो मुझे लिखना चाहिए इफ़ यू हेल्प मी आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। यहाँ पे मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है, क्योंकि ऑलरेडी इमेजिन करने के लिए, फ्यूचर के लिए हमने इफ़ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। बाद वाले क्लोज में आ सकता है, देखो आई विल बी ग्रेटफुल, बाद वाले क्लोज में आ सकता है। बस यहीं पे तो यहाँ पे तो यही हुआ है। फंड्स विल बी रिलीज्ड ओनली इफ तमिलनाडु इम्प्लीमेंट्स द एनईपी। फंड्स रिलीज किए जाएंगे सिर्फ तभी जब तमिलनाडु इम्प्लीमेंट करेगा एनईपी को। करेगा तो फ्यूचर में, लेकिन विल इम्प्लीमेंट नहीं लिखा, इम्प्लीमेंट्स लिखा है, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। चलो, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये मैं आपका इसकी तरफ ध्यान खींचना चाह रहा था, इफ़ के बाद में प्रेजेंट टेंस क्यों लगाया। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। आज के क्विज में फर्स्ट कंडीशनल का मैंने आपसे क्वेश्चन बना के पूछा है, आराम से पढ़ो इसको, एक रीडिंग दो, क्या कहना चाह रहा है। चलिए, कह रहा है जी, एडिंग फ्यूल टू द फायर ही हैज़ इंसिस्टेड दैट द स्टेट अडॉप्ट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला।
कह रहे जी आग में घी देते हुए, एडिंग फ्यूल टू द फायर करते हुए। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इंसिस्ट किया है कि जो स्टेट है ये तमिलनाडु, ये अडॉप्ट करे 3 लैंग्वेज के फॉर्मूला को, तमिल भी पढ़ा ले, इंग्लिश भी पढ़ा ले और हिंदी को तो ज़रूर पढ़ाए। कह रहा जी और कैसे? कह रहा जी मैंडेटिंग तमिल, इंग्लिश एंड अ रीजनल लैंग्वेज इन स्कूल, मैंडेट करते हुए, ज़रूरी बनाते हुए तमिल को, इंग्लिश को और कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज को अपने स्कूल्स में। अब तमिलनाडु में तमिल ही क्षेत्रीय लैंग्वेज है, वो तो ऑलरेडी आपने कह ही दी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, तो रीजनल लैंग्वेज कौन सी बची? अब यहाँ कोई तेलुगु थोड़ा ना पढ़ाएंगे तमिलनाडु में, हिंदी पढ़ाएंगे। तो ऐसा इन्होंने आग में घी देते हुए धर्मेंद्र प्रधान साहब ने ये भी इंसिस्ट कर दिया तमिलनाडु के लिए, जोर दे दिया। चलिए ही आया है मिनिस्टर के लिए, हैज़ इंसिस्टेड, किसी चीज़ पे इम्फसाइज करना, जोर देना, स्ट्रेस देना, ये इनकी वर्ब है। जब ये इंसिस्ट कर रहे थे तो ये आग में घी दे रहे थे, एडिंग फ्यूल टू द फायर भी कर रहे थे, और साथ में ये मैंडेट भी कर रहे थे इस फॉर्मूला के तहत कि तमिल, हिंदी और इंग्लिश आप पढ़ा दो। अडॉप्ट करना यानी किसी चीज़ को अपना लेना, है ना, अपनाना। कह रहे जी दिस स्टांस डिसएग्रीज या डिसरिगार्ड्स तमिलनाडुज लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपोजिशन टू द ट्राइलिंगुअल सिस्टम। ये जो स्टांस है, ये जो पोजीशन है, ये जो ओपिनियन है, स्टांस क्या होता है? आपकी ओपिनियन या पोजीशन किसी मामले पे। कह रहे ये डिसरिगार्ड करती है, ये दरकिनार करती है तमिलनाडु के बहुत लंबे वक्त से बने हुए ऑपोजिशन को या विरोध को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए। और कब से था ये? डेटिंग बैक टू 1937, जो डेट बैक करता है, जो इस वक्त से जारी है 1937 से। डेट बैक करना यानी किसी खास डेट से किसी काम का जारी होना, तो 1937 से ये पोजीशन इनका जारी है। एंड इट्स फर्म कमिटमेंट टू अ 2 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिल एंड इंग्लिश सिंस 1968, और जो इनका मजबूत कमिटमेंट है 2 लैंग्वेज पॉलिसी के लिए, तमिल पढ़ाई जाए और इंग्लिश पढ़ाई जाए स्कूलों में 1968 से। तो ये सेंटर का जो पूरा स्टांस है ये डिसरिगार्ड करता है तमिलनाडु की हिस्ट्री को और इनके लोगों की ऑटोनॉमी को, है ना। हमें तमिल सीखना है भाई, हिंदी नहीं सीखना है हमें हिंदी बोलना आता है, समझ में आती है, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ेंगे हमें तमिल जो है हिंदी से ज़्यादा प्यारी है। तो अगर किसी स्टेट को अपनी लैंग्वेज प्यारी है तो उससे ज़बरदस्ती क्यों करना आपको, है ना। तो ये स्टांस डिसरिगार्ड करता है इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपोजिशन को। चलिए और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ फटाफट से। चलो खुद से पढ़ना। गोइंग अ स्टेप फर्दर, मिस्टर प्रधान हैज अक्यूज्ड तमिलनाडु's लीडरशिप ऑफ बीइंग डिवाइसिव। एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए, एक कदम और आगे जाते हुए प्रधान साहब ने अक्यूज कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने आरोप लगाया है तमिलनाडु की लीडरशिप पे डिवाइसिव होने का। डिवाइसिव यानी जो डिवीज़न करे, डिवीज़न करना यानी चीज़ों को डिवाइड करना, है ना, अलग अलग हिस्सों में बांटना। तो इन्होंने लीडरशिप को ये बोला तमिलनाडु की कि ये समाज को बांटने वाली लीडरशिप है, डिवाइसिव है, एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सियासी तौर पे इनके खुद के अपने एजेंडा है ना, ये ऐसा इन पे आरोप लगाया। धर्मेंद्र प्रधान सब्जेक्ट है, हैज़ अक्यूज इनकी वर्ब है, पीछे आया था ब्लेम, ब्लेम के बाद में फॉर, यहाँ पे आ गया अक्यूज, अक्यूज के बाद में ऑफ, जिस पे भी आरोप लगाएं अक्यूज समवन ऑफ समथिंग, ठीक है। डिवाइसिव मैंने आपको बता दिया, जो बांटने वाला हो, फूट डालने वाला हो। ही इवन सजेस्टेड दैट द स्टेट नीड्स टू कम टू टर्म्स विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सजेस्ट कर दिया कि ये जो राज्य है तमिलनाडु, इसको ज़रूरत है कि ये कम टू टर्म्स हो, ये अग्री करे, और किसको? भारत के संविधान को। एंड अडियर टू द रूल ऑफ लॉ, और ये अडियर टू करे या सख्ती से फॉलो करे कानून के राज को, रूल ऑफ लॉ को। और क्या करते हुए कहा इन्होंने? इम्प्लाइंग क्वाइट अनवारंटेडली दैट द स्टेट वॉज नॉट बीइंग रन इन लाइन विद द स्टैट्यूट्स। ऐसा इम्प्लाई करते हुए, ऐसा इशारा करते हुए, बिना ज़रूरत के, बिना वारंट के, अनवारंटेडली, है ना, गैर ज़रूरत तौर पे, कि ये जो स्टेट है तमिलनाडु, ये नहीं चल रही थी, नहीं रन की जा रही थी हिसाब से या इन लाइन विद स्टैट्यूट के या कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के। तो उन्होंने ये बोला कि हिंदी नहीं पढ़ाते हो स्कूल में तो मतलब देशद्रोही हो, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही अपमान कर रहे हो अगर आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो, और कानून का जो रूल है उसका भी आप विरोध कर रहे हैं।
है ना, ऐसा इन्होंने इशारा करके तमिलनाडु के लिए कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने। ही की वर्ब है इवन सजेस्टेड, सजेस्टेड V2 लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द स्टेट तमिलनाडु के लिए आया, वर्ब है इसकी नीड्स। कम टू टर्म्स करना और इन लाइन विद होना, किसी चीज़ के साथ में अग्री करना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कम टू टर्म्स नहीं हो रहा है, तमिलनाडु संविधान का अपमान कर रहा है, ऐसा कहना है उनका। अडियर टू करना, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। याद रखें अडियर के बाद में टू आएगा। एक दूसरा वर्ड है कंप्लाई, सख्ती से फॉलो करने के लिए, और तीसरा वर्ड है अबाइड। अबाइड के बाद में बाय, कंप्लाई के बाद में विद, अडियर के बाद में टू। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों की अपनी अपनी प्रेपोजिशन है फिक्स्ड, जहाँ जिसकी लगेगी वहीं वो लगानी है। अनवारंटेडली मतलब बिना वारंट के, बिना ज़रूरत के, विदाउट नेसेसिटी, उसको बोलते हैं अनवारंटेडली। स्टैट्यूट वर्ड को देख लेना, देखिए ये वर्ड है स्टैट्यूट, अगर इसमें से टी निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, स्टैच्यू, है ना। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, स्टैच्यू का मतलब होता है पुतला, बुत, है ना, कोई बड़ी सी मूर्ति। तो स्टैट्यूट कानून, स्टैच्यू पुतला, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, याद रखना है ना, दोनों का मीनिंग और डिफरेंस इनका आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इसका जवाब क्या दिया इन्होंने तमिलनाडु ने, वो बताएंगे। चलो खुद से रीडिंग देना। कह रहा है जी अनसरप्राइजिंगली द रिस्पॉन्स इन तमिलनाडु हैज़ बिन स्विफ्ट एंड शार्प। कह रहा है जी बिना किसी सरप्राइज के, बिना किसी अचंभे के, हमें पता ही था ये होगा ही होगा। जो रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया है तमिलनाडु में वो रही है बहुत स्विफ्ट, बहुत तेज और बहुत तीखी, यानी बहुत शार्प। और कैसे आई है, कह रहा है जी स्पेशली ऑन द लैंग्वेज इशू, खास करके लैंग्वेज के मुद्दे पे, विच रिमेन्स नॉन निगोशिएबल फॉर मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द स्टेट, जो कि नॉन निगोशिएबल है, जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती, कोई किंतु परंतु नहीं है ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तमिलनाडु स्टेट में। तो तमिलनाडु में लैंग्वेज बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और बिना किसी अचंभे के तमिलनाडु ने बहुत तीखा और बहुत तेज़ी से अपना रिस्पॉन्स दिया है, फास्ट, है ना, स्विफ्ट। चलिए रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, वर्ब इसकी हैज़ बीन, स्विफ्ट यानी क्विक, फास्ट हो। नॉन निगोशिएबल देख लेना, जिस पे कोई निगोशिएशन ना हो सकती हो, जिस पे कोई एडजस्टमेंट ना हो, जैसे हेलमेट पहनना ही पड़ेगा अगर आपको बाइक चलानी है, तो ये नॉन निगोशिएबल है, ठीक है ना। विच आया लैंग्वेज इशू के लिए। कह रहा है जी चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैज़ राइटली क्वेश्चनड विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंडेट्स द 3 लैंग्वेज पॉलिसी एंड वांट दैट सच ब्लेटेंट कोर्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड। चीफ मिनिस्टर जो है स्टालिन तमिलनाडु के, उन्होंने सही सवाल उठाया है, और सवाल क्या है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, संविधान की धारा जरूरी करती है या मैंडेट बनाती है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी जहाँ सुन लो समझ लेना तीसरी लैंग्वेज को हिंदी बना के थोपा जा रहा है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी ऐसे ही बनाई गई है भारत में, जिस भी स्टेट में लगी है। तो इन्होंने भी पूछ लिया कि संविधान की कौन सी धारा वो कहती है कि हिंदी पढ़नी जरूरी है या 3 लैंग्वेज पॉलिसी जरूरी है स्टेट में लगाना। और इन्होंने वॉर्न भी किया कि ऐसा खुलेआम लगने वाला या ब्लेटेंट जो कोवर्शन है या फोर्स है, दबाव है, इसको तमिलनाडु टॉलरेट नहीं करेगा, इसको नहीं सहा जाएगा। चलिए M.K. स्टालिन की वर्ब है हैज़ क्वेश्चन, है ना, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस में पूछ चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वर्ब है मैंडेट्स, मैंडेट करना, जरूरी बनाना, नेसेसिटेट करना, किसी चीज़ को मैंडेटरी करना, मैंडेट करना, है ना। चलिए सच ब्लेटेंट कोर्शन, कोर्शन की वर्ब है विल नॉट बी टॉलरेटेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, विल नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्लेटेंट आप देख चुके हैं, खुलेआम हो, बेशर्मी से हो, धड़ल्ले से हो, ब्लेटेंट। चलिए चलिए कह रहा है जी वाइल द NEP क्लेम्स इट डज नॉट इम्पोज हिंदी, सक्सेसिव यूनियन गवर्नमेंट्स हैव until now respected तमिलनाडु's autonomy over its language policy। कह रहे जहाँ कागजों में बात करें तो नई एजुकेशन पॉलिसी का ये दावा है कि ये इम्पोज ही नहीं करती है, लगाती ही नहीं है हिंदी को। वहीं जो सक्सेसिव यूनियन गवर्नमेंट्स हैं, एक के बाद एक आने वाली सेंटर की गवर्नमेंट्स हैं पिछले 100 सालों में, 50 सालों में, 70 सालों में, उन्होंने अभी तक तो अनटिल नाउ रिस्पेक्ट किया है तमिलनाडु की ऑटोनॉमी को, उनकी स्वायत्तता को, आज़ादी को, अपनी लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के।
तो सरकार तो केंद्र सरकार कहती है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगा लो तुम, हम ये नहीं करें आप हिंदी पढ़ाओ, आप कोई और भाषा पढ़ा लो, फ्रेंच पढ़ा लो, आप मजाक कर रहा हूँ, कोई भी रीजनल लैंग्वेज पढ़ा लो। तो ऑन पेपर तो सरकार बोलती है हम हिंदी की बात करते ही नहीं है, फिर भी हर सरकार जो भी आई है उसने आज तक तमिलनाडु से जिद नहीं की है उसकी भाषा को लेकर के। चलिए, एनईपी की वर्ब है क्लेम्स, इट की वर्ब है डज नॉट इम्पोज, इम्पोज करना, जबरन लगाना, सक्सेसिव यानी एक के बाद एक, यूनियन गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैव रिस्पेक्टेड, इन्होंने रिस्पेक्ट किया है। कह रहा है जी पॉलिसीज गवर्निंग सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायलॉग टू एंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस डाइवर्स रीजन्स। कह रहे हैं वो सारे कानून जो गवर्न करते हैं या जुड़े हुए हैं उन सब्जेक्ट से जो हमारी समवर्ती सूची में है, एक तो सेंटर की लिस्ट, एक स्टेट की लिस्ट, एक दोनों की मिक्स्ड। तो एजुकेशन जो है समवर्ती सूची का पार्ट है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। कह रहा है ये सारी पॉलिसीज जो सब्जेक्ट्स को गवर्न करती हैं कंकरेंट लिस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कह रहे हैं इनको ज़रूरत है कि थोड़ी इनमें लचीलापन हो और थोड़ी बातचीत हो। और क्यों? ताकि इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित या पक्का किया जा सके कि बहुत कामयाब तौर पे इन सभी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो अलग अलग डाइवर्स टाइप के रीजन्स में, अलग अलग राज्यों में, है ना। जब कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई चीज़ पड़ गई, जैसे कृषि कानून है, झगड़ा तो यही था ना कि कंकरेंट लिस्ट में है तो स्टेट से आपने कब पूछा है कानून बनाते हुए, वैसे एजुकेशन भी कंकरेंट लिस्ट में है। तो ऐसे मामलों पे बातचीत और फ्लेक्सिबिलिटी से कानून बनना चाहिए, किसी पे कोई चीज़ ना थोपी जाए। चलिए, पॉलिसीज़ की वर्ब है रिक्वायर एंड दोज पॉलिसीज दैट गवर्न द सब्जेक्ट्स इन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट आप समझते हैं, द लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की एक सूची है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, एंश्योर करना, पक्का करना। डाइवर्स यानी अलग अलग टाइप का, वैरायटी वाला, है ना, अलग अलग टाइप के रीजन्स हैं भारत में, अलग अलग भाषाएं हैं। कह रहे अ रिजिड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रिस्क अंडरमाइनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फोस्टरिंग रिसेंटमेंट अमंग स्टेट्स विच आर इक्वल स्टेक होल्डर्स इन सेंट्रल स्कीम्स। कह रहे जी एक जो अगर आपने कड़ी, रिजिड और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच बनाई, ऐसी अप्रोच जिसमें आपने बोल दिया कि एक ही बात हर स्टेट मान लेगा, कह रहा है ऐसी अप्रोच जो है ना ये रिस्क करती है, इस जोखम को पैदा करती है जो है कमज़ोर बनाने का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को या फिर सहयोग से चलने वाले संघवाद को। समझ गए ना, सेंटर बीच में और सारी स्टेट्स हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं। तो ये फेडरलिज्म की सिस्टम को जो है ना आप कमज़ोर बनाते हैं। और ये साथ में करती है फोस्टर यानी नर्चर, फोस्टर करना, बढ़ावा देना गुस्से को, रिसेंटमेंट को, एंगर को, इंडिग्नेशन को हमारे राज्यों में जो कि बराबरी के हिस्सेदार है सेंटर की स्कीम्स में, सेंटर के द्वारा आने वाली फंडिंग में। चलिए, बहुत आसान सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे पीस करके बताया आपको। वन साइज फिट्स ऑल एंड रिजिड अप्रोच, अप्रोच सब्जेक्ट है, रिस्क इसकी वर्ब है, ठीक है ना। रिस्क करना, किसी चीज़ के जोखम को पैदा करना। रिजिड यानी कड़ा हो, जो लचीलापन जिसमें ना हो। वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक जैसी, एक ही लाठी से सबको हाँकना। अंडरमाइन करना आप समझते हैं, कमज़ोर बनाना। फोस्टर करना यानी किसी चीज़ को बढ़ावा देना, नर्चर करना। रिसेंटमेंट आप याद होगा आपको, इंडिग्नेशन को बोलते हैं, वो गुस्सा, वो रोष जब आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वो आपकी रिसेंटमेंट होती है। चलिए, रिस्क के बाद में वर्ब की अंडर आईएनजी फॉर्म क्यों लिखी गई है, अंडरमाइनिंग क्यों लिखा गया है? दिस अप्रोच रिस्क टू अंडरमाइन ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ? करवा दें कॉन्सेप्ट आपको? चलो फटाफट देख लो, ये स्पेशल वर्ब्स हैं। आज मैंने 2 वर्ब्स ऐड भी कर दी हैं, डिस्कस और डिले। भाई ये लिस्ट आपको पहले करवाई हुई है, ये खास वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के बाद में सीधे सीधे कोई नाउन आएगा, नाउन ना आए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी कम से कम। लेकिन अगर इनके बाद में इन्फिनेटिव आ जाए तो आप उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे। और आज 2 वर्ब्स एडिशनल इसी लिस्ट में मैंने ऐड किए हैं। साथ साथ मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट ही तो हूँ, कुछ नया मिलता है तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि क्वेश्चन है, हिज सजेशन वॉज अनयूजुअल बट वर्थ ट्राइंग या टू ट्राई। उसका जो सजेशन था वो अनयूजुअल था, थोड़ा सा एबनॉर्मल था, अजीब था, लेकिन वो वर्थ था, लायक था ट्राई करने के, उसको ट्राई जरूर किया जाना चाहिए था। अब देखो, वर्थ नाम का एडजेक्टिव, ये सारी तो वर्ब्स हैं, ये बाद में 2 एडजेक्टिव भी रखे हुए हैं। वर्थ एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा।
तो इस केस में वर्थ ट्राइंग आपको लिखना चाहिए, टू ट्राई यहाँ पे नहीं आ सकता। वैसे वाई डिड यू अवॉइड टू आंसर या आंसरिंग द क्वेश्चन, आपने अवॉइड क्यों किया क्वेश्चन को आंसर करना, तो अवॉइड के बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो अवॉइड टू आंसर गलत हो जाएगा। कहाँ है देखो, अवॉइड अवॉइड अवॉइड, हाँ है ना, आईएनजी फॉर्म आएगी तो अवॉइड आंसरिंग आपको लिखना चाहिए, टू आंसर यहाँ भी नहीं आएगा। द ECI हैज़ पोस्टपोन टू अनाउंस या अनाउंसिंग द रिजल्ट्स, ECI ने पोस्टपोन कर दिया है रिजल्ट्स को अनाउंस करना। अगेन पोस्टपोन अनाउंसिंग है ना, टू अनाउंस नहीं आएगा। चलो वर्ब्स की लिस्ट आपको देखनी है, एक बार रिपीट करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बार बार इन पे क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, क्लास वर्क है। द गवर्नमेंट हैज़ बिन डिस्कसिंग टू चेंज या चेंजिंग द रूल्स, आराम से चेक करो क्या लगाओगे, सही वाले को कमेंट्स में डालना, लिखोगे तभी याद होगा, है ना, बोल बोल के देखा करो, ये वर्ड्स ऐसे आपको अपने आप कुछ याद नहीं होगा, करना पड़ेगा, ये 8-10 वर्ब्स हैं आपके सामने। चलो, इसीलिए रिस्क नाम की वर्ब भी इसमें आती है, और हमने यहाँ पे लिखा है रिस्क्स अंडरमाइनिंग, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लगाया है। चलिए लास्ट पैराग्राफ जल्दी से ले लो इसकी रीडिंग। चलिए, कह रहा है जी, अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच वुड बी टू डीलिंग समग्र शिक्षा अभियान एंड द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या PM श्री स्कीम फ्रॉम द NEP एंड इंस्टेड टाई फंडिंग टू जेनेरिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कह रहे एक ज़्यादा व्यवहारिक अप्रोच वो होगी, वुड बी, कि आप डीलिंग कर दें या नाता तोड़ दें समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या PM श्री स्कीम का, और किससे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, और साथ ही बजाय इसके इंस्टेड जोड़ दें या लिंक कर दें या टाई कर दें फंडिंग को बहुत ही सामान्य तौर पे जो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं, कितने बच्चों की कितनी डिवीज़न आई, कितने बच्चे स्कूल में थे, कितने ड्रॉप आउट हुए, ये इंडिकेटर्स के ऊपर फंडिंग करें, ना कि इस इंडिकेटर पे करें कि तमिल पढ़ाते हो या हिंदी पढ़ाते हो, है ना, इंडिकेटर के ऊपर आपको फंडिंग करनी चाहिए। चलिए, प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक, एक्सपीडियंट बोलते हैं प्रैग्मेटिक को, याद होगा आपको, है ना, अप्रोच की वर्ब है वुड बी। चलिए, टाई करना यानी जोड़ना। कह रहा जी, एट द सेम टाइम तमिलनाडु वुड डू वेल टू फाइनलाइज एंड रोल आउट इट्स लॉन्ग पेंडिंग स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। कह रहा जी, उसी दूसरे वक्त पे तमिलनाडु भी बहुत अच्छा करेगी, वुड डू वेल करेगी, फाइनलाइज करके या फाइनल करके रोल आउट को या लॉन्च को, अपने लंबे वक्त से पेंडिंग स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को, और कैसे, एज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव टू द NEP, जो एक टिकाऊ, सही, वाइबल, सस्टेनेबल विकल्प हो NEP के सामने। अगर तमिलनाडु संवैधानिक तौर पे अपनी खुद की एजुकेशन पॉलिसी बना लेता है तो फिर NEP इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम भी तो तमिलनाडु कर सकता है ना, झगड़ा ऐसे भी ख़त्म हो सकता है, तो ये भी काम जो है तमिलनाडु को कर लेना चाहिए। इट वुड डू वेल टू फाइनलाइज इट्स ऑन पॉलिसी, रोल आउट करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना, सबके सामने लाना। कह रहा है जी, इंश्योरिंग एकेडमिक कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, ये काम जो तमिलनाडु करेगा अपनी पॉलिसी बना के, ये करेगा इंश्योर या सुनिश्चित करते हुए शिक्षा में कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूएशन को और स्टेबिलिटी को या फिर संतुलन को अपने बच्चों के लिए। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। रोल आउट करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है जी रोल बैक करना, किसी लॉन्च की गई चीज़ को कैंसिल करना। और तीसरा होता है जी रोल ओवर करना, रोल ओवर करना, याद है ना, रोल ओवर करना यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। आपने कोई काम करना था 1 साल के लिए, लेकिन अब आपने सोचा कि इसको आगे भी करेंगे, तो आप उस काम को रोल ओवर करते जा रहे हैं, आगे से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा रिवीजन ले लो फटाफट से। विद होल्ड करना, अपने पास होल्ड करके रखना, किसी चीज़ को आगे ना जाने देना, रिफ्यूज़ कर देना। अंडरमाइन, डेबिलिटेट, कमज़ोर बनाना। फ्लैग करना, झंडा लगा के किसी गलत चीज़ की तरफ इशारा खींचना। एक्सप्लिसिटली यानी क्लियर तौर पे, साफ साफ। फ्लेक्स वंस मसल यानी शक्ति प्रदर्शन। कंसोलिडेट करना यानी इकट्ठा करना। शॉर्टफॉल होती है किसी चीज़ की कमी। इम्पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, बस आप जहाँ अटक गए वहीं अटक गए, है ना, इम्पास। डेड लॉक भी बोलते हैं इम्पास को, डेड लॉक। चलिए स्टांस होता है आपका पोजीशन किसी मामले पे लेकर के, है ना, आपकी ओपिनियन। अडियर टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद, किसी चीज़ को फॉलो करना स्ट्रिक्टली।
कोerशन होता है फोर्स या दबाव, प्रेशर किसी काम को करने का। रोल आउट करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना। डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को रिगार्ड ना देना, मना कर देना किसी चीज़ को मानने से, दरकिनार करना। अनवारंटेडली यानी बिना वारंट या ज़रूरत के बस ऐसे ही कोई काम कर दिया जिसके पीछे कोई ज़रूरत कोई रीज़न नहीं था, अनवारंटेडली। ब्लेटेंट यानी खुलेआम होने वाला, बेशर्मी से होने वाला कोई काम। प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक, जिसको आप एक्सपीडिएंट भी बोलते हैं। चलिए अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। नंबर आने चाहिए 10 में से 7 एटलीस्ट आने चाहिए, है ना। सेंट्रल आइडिया इस आर्टिकल का क्या है? इस आर्टिकल को एक सेंटेंस में समझाना हो तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? चलो खुद से ट्राई देना पढ़ के। एक सेंटेंस ये है कि केंद्र सरकार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इनका जो फैसला है कि तमिलनाडु को फंडिंग नहीं देंगे एजुकेशन की, ये हमारे देश में संघवाद को या फेडरलिज्म को कमज़ोर बना रहा है ना। क्योंकि फिर तो सेंटर जो बोलेगी बस वही स्टेट करेंगी, फिर फेडरलिज्म कहाँ हुआ? राज्यों को अपनी आज़ादी तो मिलनी बंद हो गई। तो यही इस आंसर मतलब इसका पूरा जो सेंट्रल आइडिया है आर्टिकल का, सी बनेगा यहाँ पे। कह रहे जी इनमें से कौन सा अजम्पशन अंडरलाई करता है या आधार में है इस आर्गुमेंट को लेकर के जो फेडरलिज्म का है। फेडरलिज्म को बनाने के लिए कौन सा अजम्पशन आपको दिमाग में बनाना होगा, कौन सी धारणा जरूरी है? देखो धारणा ये जरूरी है कि स्टेट्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिजेक्ट सेंट्रली फ्रेम्ड एजुकेशन पॉलिसी। अगर स्टेट्स रिजेक्ट कर ही नहीं सकती तो झगड़ा किस बात का है? हम तो ये मान के चल रहे हैं ना, फेडरल सरकार है, संघवाद है और एजुकेशन समवर्ती सूची में है, तो स्टेट और सेंटर बातचीत से कानून बनाएंगे। तो संवैधानिक तौर पे स्टेट्स के पास हक है कि वो किसी भी सेंटर की पॉलिसी की जगह अपनी पॉलिसी लगा सके, है ना। चलो तो बी जो है यहाँ पे आपका अंडरलाइंग आर्गूमेंट है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन बाकी आप देखोगे गलत है। सेंटर की पॉलिसी यूनिफॉर्मली लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए भाई, है ना। सेंटर ही क्यों बताएगा स्टेट को कि क्या करना है? तमिलनाडु सिर्फ अकेला स्टेट है जो एनईपी को रेजिस्ट कर रहा है, नहीं, ये भी गलत बात है। ऐसी और भी स्टेट्स है साउथ में। एनईपी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पॉलिसी है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कई स्टेट्स ने मना किया है, इनफैक्ट बंगाल ने भी मना किया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या इन्फर किया जा सकता है एक लाइकली आउटकम को लेकर के तमिलनाडु के रेजिस्टेंस को एनईपी के सामने? क्या लगता है इसके बाद फ्यूचर में क्या होगा, इससे आगे झगड़ा कैसे सुलझेगा? एक ही तरीका है, आप सेंटर की मना कर रहे हो तो आप अपनी खुद की बना लो और संवैधानिक तौर पे आप उसको लगा सकते हो। भाई लोगों ने वोट दिया है, चुनी हुई सरकार है स्टेट की, तो आप अपनी ऑन एजुकेशन पॉलिसी बना के उसको एनईपी के सामने लगाओ, फिर सेंटर आपको फंडिंग भी मना नहीं कर पाएगा। थर्ड में आंसर बनेगा बी। चलो अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं वोकैब के और लास्ट में एरर्स हैं ग्रामर की। जब आपको गुस्सा आता है अन्याय पे तो उस गुस्से को क्या बोलते हैं? ब्लेटेंट, इंडिग्नेशन या एक्सपीडियंट। जब गतिरोध हो जाए, चीज़ें वहीं की वहीं अटक जाए तो प्रैग्मेटिक, डेडलॉक, अंडरमाइन या रिजेंटमेंट। रोल ओवर फ्रेजल वर्ब पूछिए आपसे, मीनिंग पूछा इसका, और लास्ट में 4 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेंगी इसकी वजह से, दूसरी मिलेगी इस वर्ब के आसपास, तीसरी आपको मिलनी चाहिए इस वर्ड की वजह से, और चौथी पता है कहाँ मिलेगी? चलो चौथी मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा तो वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। आराम से ढूंढो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, ठीक है। मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करना, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आर्टिकल कैसा लगा आज का? सब कुछ समझ में आया? पूरा देखा क्लास को? तो लास्ट में लिख करके बताया करो सर पूरा देखा पीडी, और इंटरेस्टिंग भी लगा पीडीआई। चलिए अनटिल देन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।